Prove that f is the midpoint of BC. देख रहे हैं ना? हाँ चिकू बताओ कैसे प्रूव करेंगे कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये इसको आप ना ले इसको यहाँ से, इसका डिस्टेंस इक्वल है। अरे ऐसे नाप के नहीं चिकू, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बस इसी का तो डर था। ये क्वेश्चन इस थ्योरम से, दूसरा क्वेश्चन उस थ्योरम से। क्वाड्रिलेटरल के ये सारे क्वेश्चन चिकू मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, वो तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। चिकू मिड पॉइंट थ्योरम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, कैसे समझना चाहोगे? तो चलो चिकू पहले मैं तुम्हें थ्योरम समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से 8.2 पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। द मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर 8 के जो सेकेंड एक्सरसाइज है 8.2 के लिए, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? एनसीईआरटी में ये दी है आपके थ्योरम 8.a। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, AB एक साइड है, इसका मिड पॉइंट सपोज E है, AC इज द सेकेंड साइड, इसका मिड पॉइंट सपोज F है। इफ वी ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग दीज टू मिड पॉइंट्स, अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन EF खींचते हैं तो ये EF थर्ड साइड BC के पैरेलल हो जाता है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और सिर्फ पैरेलल नहीं होता है बल्कि इस थर्ड साइड का हाफ भी होता है। सो EF इज पैरेलल टू BC एज वेल एज EF इज हाफ ऑफ BC। समझ आ गया? तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब इस थ्योरम को बच्चों प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि वॉट एवर इज गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया है। व्हाट इज गिवन? E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली। व्हाट इज टू प्रूव हियर? EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज हाफ ऑफ BC। आपको ये प्रूव करना है, तो एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। EF को प्रोड्यूस करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये D पॉइंट में मिले। प्रोड्यूस EF टू D सच दैट EF इज इक्वल टू DF। ये दोनों साइड कैसे होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। प्रोड्यूस EF टू D, EF को आगे बढ़ाना है D पॉइंट तक, टू पॉइंट D तक बढ़ाना है, इसको आगे एक्सटेंड करना है। अब D से एक्सटेंड करने के बाद C से D को ज्वाइन कर देना है एंड ज्वाइन CD। ठीक है, समझ में आ गया क्या कंस्ट्रक्शन है? प्रोड्यूस EF टू D, EF को आगे बढ़ाना है D तक, प्रोड्यूस EF टू पॉइंट D, लेकिन ऐसे बढ़ाना है कि EF जो है वो किसके इक्वल हो जाए? DF के इक्वल हो जाए। EF इज इक्वल टू DF, मतलब ये दोनों डिस्टेंस को ना अपन को इक्वल बनाना है। तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? प्रोड्यूस EF टू पॉइंट D सच दैट EF इज इक्वल टू DF। यहां तक समझ आया? उसके बाद आपको C से D को ज्वाइन कर देना है, तो लास्ट में लिख देंगे ज्वाइन CD। C से D को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन किया है, EF को D तक ज्वाइन किया है, एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस किया है EF को D तक इस तरह से कि EF DF के इक्वल हो जाए, फिर C से D को ज्वाइन कर दिया है। बच्चों ऐसा करने से आपको दो ट्राइंगल अब मिल रहे दिखाई दे रहे होंगे, एक ट्राइंगल AEF और दूसरा ट्राइंगल CDF। इन दोनों ट्राइंगल को अब कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो यहां से हमारा प्रूफ चालू हो जाता है। इन ट्राइंगल यही लिख देती हूँ, इन ट्राइंगल। अब हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, क्या नाम है? AEF एंड ट्राइंगल CDF। इन दोनों ट्राइंगल को अब हम लोग बच्चों कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? एक तो AF जो है वो CF के इक्वल है बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो सबसे पहले आप लिखोगे AF इज इक्वल टू CF, रीजन F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरा, क्या हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल ले सकते हैं? और ले सकते हैं तो क्यों? हाँ, दिस एंगल AFE इज इक्वल टू CFD। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और तीसरा, EF इज इक्वल टू DF, इसको अपन कंस्ट्रक्शन से किए थे ना, इन दोनों को इक्वल कंस्ट्रक्ट किए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे EF इज इक्वल टू DF, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन।
बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF। और जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए CPCT से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू CD। A इज इक्वल टू CD। तुम लोग ये सोच सकते हो कि हम लोग तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, आखिर ये ट्राइंगल कहाँ से आ गया? क्योंकि अपन लोग पता है क्या करेंगे, अब आपको EF को BC के पैरेलल बताना है ना, तो तुम लोग ना EBCD को एक अपन पैरेललोग्राम प्रूफ करने वाले हैं। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल, इसलिए EF जो है BC के फिर पैरेलल हो जाएगा। यानी हम लोग इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल ही होते हैं, तो अब वो होने वाला है। आपने क्या किया, इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो CPCT से क्या हो गया, A किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया। A इज इक्वल टू CD, रीजन CPCT। A इज इक्वल टू CD हो गया है। लेकिन बच्चों A किसके इक्वल है, A BE के इक्वल है, बट A किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। वाई? बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, तो A B इक्वल है ना, तो जहां A लिखा है वहां हम लोग B लिख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। A CD के इक्वल है और A खुद किसके इक्वल है, BE के इक्वल। तो कैन वी राइट BE इज इक्वल टू CD। क्या हम B को CD के इक्वल लिख सकते हैं, BE इज इक्वल टू CD। समझ गए? छोटा सा पार्ट और बचा है। तो देखिए आपने प्रूव कर लिया BE इज इक्वल टू CD। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है ना, कौन सा, BEDC भी कह सकते हो, BCDE भी कह सकते हो। जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर को आपने इक्वल बता दिया है, एक अपोजिट पेयर इक्वल हो गया है। अब या तो तुम इस पेयर को इसके इक्वल बता दो तो अपोजिट पेयर, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक दूसरा तरीका यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे। क्या हम लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, रीजन CPCT। अभी आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताया ना, तो ये जो पिंक कलर के जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF, रीजन। अब जैसे ही एंगल इक्वल हुए, ये तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इन दोनों लाइन के लिए। इन दोनों लाइन के लिए क्या है, ये ट्रांसवर्सल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं उस समय क्या हो जाता है, लाइन पैरेलल हो जाती है। एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो AB इज पैरेलल टू CD। चाहे पूरी लाइन लिखिए, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ पार्ट की, तो हम लोग लिखेंगे BE इज पैरेलल टू CD, B इज पैरेलल टू CD। अब बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने के कई सारे तरीके जानते हो ना तुम, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। उसमें से एक और है क्या, कि अगर एक ही साइड को आप इक्वल भी प्रूव कर दो और पैरेलल भी, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो लिखेंगे B इज पैरेलल टू CD एंड BE इज इक्वल टू CD। दोनों हैं, BE CD के पैरेलल भी है और इक्वल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BCDE इज अ पैरेललोग्राम। इससे प्रूफ होता है बच्चों कि जो BCDE क्वाड्रिलेटरल है, इट इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। अब चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इसलिए ED BC के पैरेलल होगी या फिर EF BC के पैरेलल होगी, जो कि हमको एक्चुअली प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे हेंस EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC, यहां से प्रूव होता है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ACG के इक्वल हो जाएगा CPCT से। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो जैसे ही ये साइड इसके इक्वल हुआ, एक्चुअली में ये दोनों साइड
इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ए किसके इक्वल था, बी के। तुमने लिखा कि ए इज इक्वल टू सी डी, बट ए इज इक्वल टू बी, तो क्या हो गया कि ए इज इक्वल टू बी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, वहां से प्रूव हो गया बी इज इक्वल टू सी एफ। हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताने वाले थे, तो ये साइड आपने इसके इक्वल प्रूव कर दिया है। फिर सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तो हमने ये लिख लिया कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एक्चुअली दे आर ऑल्टरनेट पेयर। ऑल्टरनेट पेयर एग्जाम क्या कहता है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो या तो पूरी लाइन को इसके पैरेलल बता दो, या बी ई इज पैरेलल टू सी डी बता दो। तो बी इज पैरेलल टू सी डी लिखे, इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि जब किसी क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाता है। वन पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel, और इसलिए वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। एज इट इज अ पैरेललोग्राम, सो पहले पूरा साइड लिखिए, ED इज पैरेलल टू BC। ED BC के पैरेलल है, अगर ED BC के पैरेलल है तो भाई पार्ट भी तो पैरेलल होगा। सो इट इम्प्लाइज EF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। EF BC के पैरेलल हो जाएगा। तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम का पहला पार्ट प्रूव कर लिया है, अब इसका हाफ होता है, ये भी करना पड़ेगा। EF इज हाफ ऑफ BC, है ना। तो तुमने अभी क्या लिखा है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं ED इज इक्वल टू BC। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ED इज इक्वल टू BC, और ED क्या है, EF प्लस FD है, EF प्लस FD। लेकिन EF और FD तो कंस्ट्रक्शन से आपने इक्वल लिखा था, तो क्या हम EF प्लस EF भी लिख सकते हैं इसको? FD को क्या लिख सकते हैं, EF ही लिख सकते हैं कभी भी, तो इसको लिख सकते हैं EF प्लस EF इज इक्वल टू BC। EF प्लस EF 2EF इज इक्वल टू BC, देयरफॉर EF इज इक्वल टू हाफ BC। EF इज इक्वल टू हाफ BC, यहां से प्रूव हो जाता है। समझ गए? व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। मिड पॉइंट थ्योरम के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये वो थ्योरम है जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। एक बारी मिड पॉइंट थ्योरम तो उन्हें समझ में आ जाती है, प्रूफ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी कन्वर्स क्या है, और जब क्वेश्चन कन्वर्स पे बेस्ड आते हैं वहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा व्हाट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब हमने जो भी मिड पॉइंट थ्योरम में समझा है उसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा। ठीक, तो व्हाट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज, क्या कहती है ये थ्योरम? The line drawn through the midpoints of a triangle parallel to another side bisect the side। यानी कि सीधा सा मतलब ये है, अगर हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC, इसमें AB का मिड पॉइंट है E, अगर आप इस मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचते हो जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो अब ये लाइन इस साइड AC को कहाँ पे काटेगी? मिड पॉइंट पे काटेगी। या फिर ये लाइन जो एक मिड पॉइंट से आपने खींची है जो कि इसके पैरेलल है, वो बाइसेक्ट करेगी AC को, यानी कि अगर ये F पे काटती है तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे दो चीजें दी रहेंगी। पहली, एक ट्राइंगल में E AB का मिड पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरी, आपने E से एक लाइन खींची है और ये लाइन BC के पैरेलल भी है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में दो चीजें होंगी। पहला, इसकी एक मिड पॉइंट दी होगी एंड ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि जो लाइन है ये इस AC को भी बाइसेक्ट करती है। क्योंकि एक मिड पॉइंट से आपने एक पैरेलल लाइन खींची है तो ये कहीं और नहीं काटेगी F को, बल्कि मिड पॉइंट पे काटेगी। तो अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। समझ में आई बात? ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आप समझ पा रहे हो और दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ये है अपन की मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें हमने क्या देखा था, एक ट्राइंगल होगा, इसमें E AB का मिड पॉइंट होगा, F AC का मिड पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट E एंड F,
एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यानी मिड पॉइंट दिए थे वहाँ पे, हमने मिड पॉइंट से को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींची थी, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती थी। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप जब भी लाइन खींचोगे वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था, प्रूफ किया था। कन्वर्स में सिर्फ एक साइड का मिड पॉइंट होगा और ये लाइन पैरेलल भी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। आई होप समझ में आ गया है। मिड पॉइंट थ्योरम में दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और कन्वर्स में एक मिड पॉइंट होगा, एक मिड पॉइंट के थ्रू अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचे तो वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड हमें करना है अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। अगर ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होगी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल और मिड पॉइंट थ्योरम है बेस्ड ऑन ट्राइंगल। तो हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट होने क्या वाला है, क्वाड्रिलेटरल आपको दिया होगा, क्वाड्रिलेटरल को आप दो ट्राइंगल में डिवाइड करोगे ताकि आपको ट्राइंगल मिल सके और आप मिड पॉइंट थ्योरम या फिर उसका कन्वर्स लगा सको। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, हम क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में बदलेंगे, बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल के थ्रू, जिससे वो दो ट्राइंगल में बदल जाएंगे। और ट्राइंगल में हम लोग या तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे या फिर उसका कन्वर्स अप्लाई करेंगे, जो कि हमें प्रूव करना है उसके लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पूरे 8.2 में क्या होने वाला है। ये दोनों थ्योरम ही हम अप्लाई करने वाले हैं और क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि ट्राइंगल बन जाए। ठीक, तो चलिए सीधे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल है AC। इतने चीजें में इतना कुछ दिया हुआ है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ये सारी चीजें भी दी हैं। जब भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट वर्ड सुनना ना, समझ जाना कि ये मिड पॉइंट थ्योरम वाला ही क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को AC क्या कर रहा है, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, एक अपर ट्राइंगल ACD, एक लोअर ट्राइंगल ABC। ठीक, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि क्वाड्रिलेटरल से हमें ट्राइंगल बना हुआ दिया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये सब मिड पॉइंट्स हैं। AC डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का। हमें प्रूव करना है, व्हाट इज वी हैव टू प्रूव, SR इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC। एक ये चीज बतानी है, फिर SR इज हाफ ऑफ AC बताना है, ये पहले पॉइंट में। सेकंड आपको बताना है PQ इज इक्वल टू SR, और थर्ड पॉइंट में PQ और S को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सारे क्राइटेरियाज हैं, लेकिन हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड of a quadrilateral are equal and parallel then it will be a parallelogram। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप क्या करते हो, किसी एक पेयर को इक्वल भी बता देते हो अपोजिट साइड के और उसी को पैरेलल भी बता देते हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। यहाँ हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमें फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है, जो कि क्या है, SR इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC प्रूव करना। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए SR और AC किस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ऊपर वाले ACD में आ रहा है ना, तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल अपर वाले, वो अपर हाफ में लेना है, इन ट्राइंगल ACD R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे R is R and S are the midpoints of S and R are midpoints of side। कौन कौन से साइड्स के मिड पॉइंट है ये, R किसका है, CD, एंड S किसका मिड पॉइंट है, AD रिस्पेक्टिवली। ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू AC। अब आप रीजन देंगे कि भाई आप SR को AC के पैरेलल क्यों कह सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब SR की लेंथ की बात की जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम में SR जो होता है हाफ ऑफ AC होता है, एंड SR इज हाफ ऑफ AC। इस दोनों किससे हुए हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको PQ को SR के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब आप लोग लोगे ABC लोअर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC लोअर ट्राइंगल लोगे,
P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो क्या लिख सकते हैं, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन से साइड, P पहले लिखा है तो ए बी एंड Q बाद में लिखा है तो बी सी रिस्पेक्टिवली। ये लोग इसके क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो क्या हम लिख सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड ना केवल ये इसके पैरेलल होगा बल्कि पी क्यू हाफ होगा ए सी के, हाफ ऑफ ए सी। और ये कैसे हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने लिखा है कि एस आर हाफ ए सी के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 में आपने लिखा है कि पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल है। हाफ ए सी के इक्वल एस आर भी है और हाफ ए सी के इक्वल पी क्यू भी है। इसका क्या मतलब है कि पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we can say, PQ is equal to SR, so the second part is also proved, second में यही करना था। अब थर्ड एंड लास्ट पार्ट में आपको बताना है PQRS is a parallelogram। PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अभी मैंने आपको एक रूल बताया है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अभी हमारे लिए PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही है तो वो एक क्वाड्रिलेटरल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर एक पेयर ही, दोनों पेयर की जरूरत नहीं है, एक पेयर आपस में इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड हम प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो यानी कि ये पी क्यू एस आर इस कॉन्सेप्ट से एक पैरेललोग्राम हो गया है। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट में लिख सकते हैं, we know that if one pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel then it is a parallelogram। ये पूरा रीजन हम दे सकते हैं। फिर हम लिखेंगे as PQ is parallel to SR। PQ SR के पैरेलल क्यों हुआ, क्योंकि PQ AC के पैरेलल था और SR भी AC के पैरेलल था, तो PQ और SR भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। तो इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में each pair of one pair of opposite side is equal and as well as parallel, therefore PQRS is a parallelogram, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि एक ही साइड को आप इक्वल भी बता चुके हो और पैरेलल भी बता चुके हो। देयरफॉर बाय दिस कॉन्सेप्ट इट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, जस्ट हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना था। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल था, ये एक रोम्बस है। रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये हमें एक तरह से गिवन है, ठीक। अब P इज द मिड पॉइंट, PQRS, ये सब चारों साइड के मिड पॉइंट्स दिए हैं, इतना इन्फॉर्मेशन हमें दी है। व्हाट इज टू प्रूव, हमें बताना है कि जो PQRS है ये एक क्या है, रिक्टेंगल है। अगर आपको याद हो कि लास्ट पार्ट में हमने PQRS को, सेम सिचुएशन थी बट डायग्राम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अलग बनाया है क्योंकि ABCD हमारा ये एक रोम्बस है। तो हमने लास्ट पार्ट में PQRS को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही दिया था। सेम वही काम करना है, सेम पूरा फर्स्ट क्वेश्चन को आपको यहाँ पे कॉपी करना है सेम मेथड से। AC जो है वो इसका एक डायगोनल बना लेंगे और AC इज पैरेलल टू SR, मतलब पूरा फर्स्ट क्वेश्चन वाला काम सेम रिपीट करना है। तो आप इजीली PQRS को एक पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही सकते हो। अब पैरेललोग्राम कब रिक्टेंगल बन जाता है, अगर उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। यानी अगर हम किसी भी तरीके से एंगल P को, एंगल जो P या Q या R या S, किसी भी एक एंगल को अगर 90 डिग्री बता पाते हैं, यानी कि ये एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आपको यही करना है यहाँ पे।
पहले तो आपको जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 था ना, पूरा वैसे ही कॉपी करना है, ठीक। एक अच्छा बात ये हो गई कि आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिए हैं, तो अब आपको वो पार्ट जो है आज का आधे से ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ACD, इन ट्राइंगल ACD R and S are the midpoints किसके किसके मिड पॉइंट्स हैं, R मिड पॉइंट है CD का ऑफ CD एंड S मिड पॉइंट है AD का, है ना, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या हो गया था, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। ये कैसे हुआ, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए मुझे अलग से बहुत समझाने की आपको जरूरत नहीं है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसी तरह से ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। इन ट्राइंगल ABC सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints of, किसका है, P is the midpoint of AB, Q किसका है, BC का है, ठीक है। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC, PQ is equal to half AC, और रीज़न वही होगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप कह सकते हो कि PQ इज पैरेलल, फर्स्ट इक्वेशन में SR AC के पैरेलल था, सेकेंड इक्वेशन में PQ AC के पैरेलल था। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप कह सकते हो कि PQ SR इज पैरेलल टू PQ। आप क्या कह सकते हो कि PQ इज पैरेलल टू SR, एंड देखिए PQ भी हाफ AC के इक्वल है और SR भी हाफ AC के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि PQ और SR भी आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो एज वेल एज पैरेलल भी हो जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन PQRS वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, यानी आपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था ना, वो सेम मैंने रिपीट कर दिया है। इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर लिया है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये रेक्टेंगल में, अब हमें इसे प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम तो ये प्रूव हो चुका है। अब बस आपको करना क्या है, इस एंगल को, जो बीच वाला एंगल है ना, इसे 90 डिग्री का बता देना है। उसके लिए लेट अस एज्यूम कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इतनी जल्दी तो आ नहीं जाएगा, थोड़ा कुछ करना होगा इसके लिए, वही प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मान लिए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करना है, PBQ कॉर्नर में जो ट्राइंगल है वो लेना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PBQ। सबसे पहले तो ये जो ABCD था वो एक रोम्बस था, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग इस ट्राइंगल में लिखेंगे कि PB इज इक्वल टू BQ, PB BQ के इक्वल होगा। लेकिन क्यों हो गया, कैसे हो गया, बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, तो AB CD के इक्वल रहा होगा, AB इज इक्वल टू CD रहा होगा। अगर AB CD के इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, है ना। अब P मिड पॉइंट है AB का, तो AB के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, AB के हाफ को हम PB लिख सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे PB इज इक्वल टू, और BC के हाफ को क्या लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये आप इस तरह से रीज़न बता सकते हो कि भाई PB और BQ इक्वल क्यों हुए हैं, दिस इज द रीज़न।
तो पी बी इक्वल्स टू बी क्यू। अब इस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो क्या हम एंगल को इक्वल लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका क्या रीज़न है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो है आपने प्रूफ कर दिया है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया है यहाँ से इस ट्राइंगल में। अब आपको याद रखना है कि हमें दो स्पेशल ट्राइंगल लेने हैं। कौन से ट्राइंगल लेना है? एक आपको ये ट्राइंगल लेना है जिसमें एंगल 4 आ रहा है, और दूसरा एंगल ये लेना है जिसमें एंगल 3 आ रहा है। ये दोनों ट्राइंगल को आपको लेना है और कॉन्ग्रेंट बता देना है। पर्पस क्या है? एक बार आपको अगर ये पता चल जाएगा कि हम कल करने क्या वाले हैं तो ईजी हो जाता है। तो एंगल 3 को एक्चुअली हम लोग एंगल 4 के इक्वल बताने वाले हैं। ठीक, तो अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल APS, क्या नाम है उसका? APS। एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है? RQC या RCQ ले लिए हमने। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो AP इज इक्वल टू CQ। ये क्यों हो गया? क्योंकि बाहर वाला एक रोम्बस था, तो रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। ABCD इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी कि AB किसके इक्वल रहा होगा? BC के इक्वल रहा होगा। AB इज इक्वल टू BC, इसलिए हाफ ऑफ BC के इक्वल रहा होगा। और हाफ ऑफ AB को अब क्या लिख सकते हो? AP भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने AP लिखा है, AP इज इक्वल टू CQ, ऐसे हो गया। ठीक है, और सेम एक्सप्लेनेशन से AS इज इक्वल टू CR हो जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन से AS इज इक्वल टू CR हो जाएगा। AS इज इक्वल टू CR हो गया। उसके बाद PS इज इक्वल टू या SP इज इक्वल टू RQ हो जाएगा या QR हो जाएगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि अभी आपने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है ना। PQRS इज अ पैरेललोग्राम आपने लिखा था यहाँ पे, ये देखिए, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते ही हैं। सो इसलिए बाई साइड दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQR, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। रीजन लिख लेंगे कि बाई साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ऐसा हुआ है। साइड कॉन्ग्रेंसी से APS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQR, यानी कि जो दो ट्राइंगल हैं ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट बताने का पर्पस सिर्फ इतना था कि हम एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल बताना चाहते थे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल ये थर्ड इक्वेशन दे देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 को, एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। बस अब एक लाइन बस बची है। आपने प्रूव कर दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद कैसे आगे का काम आएगा कि हमें इसे 90 डिग्री बताना है। ठीक है, तो बस चलिए, अब यानी कि आपने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल बता दिया है और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल बता दिया। अब बस एक छोटा सा पार्ट बचा है। ठीक है, सब यहाँ पे देखिएगा इन तीनों एंगल का, जैसे एंगल QPS, ये एंगल क्या है? QPS, जिसे आपको 90 डिग्री बताना है। सिर्फ इस एंगल को आपको 90 डिग्री बताना है। तो क्या हम लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल QPS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये लोग लीनियर पेयर हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, ये Q वाला एंगल, क्या सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एंगल, ये पूरे एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, इसका नाम क्या है? PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का जो 180 है। अब अगर इनका सम भी 180 है, इनका सम भी 180 है, इसका मतलब आपस में दोनों इक्वल होंगे, है ना। सो व्हाट वी कैन से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल QPS इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल PQR। ये दोनों पेयर्स आपस, ये एंगल और ये एंगल्स इक्वल होंगे। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो कैंसिल, एंगल 3 एंगल Q4 के इक्वल है तो ये भी कैंसिल। तो बचा क्या? एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल PQR, यानी कि ये एंगल हमें 90 डिग्री मिला तो नहीं है, लेकिन ये पता चल गया है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल हैं आपस में। ठीक है, अब एक्चुअली ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया जा चुका है। इट इज़ अ
पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो QPS प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे आप लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इनका सम 180 हो गया। उसके बाद ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो कभी भी QPS PQR की तो कभी भी PQR की जगह QPS लिख सकते हो ना, दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों जगह QPS लिख सकते हैं। QPS प्लस QPS इज 180 डिग्री। टू एंगल QPS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल QPS इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल QPS आपका 90 डिग्री आ चुका है। QPS इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल QPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम PQRS पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव हो चुका था। वो पैरेललोग्राम जिसमें कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। अब मैंने तो एक ही एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि आपने यहाँ पे प्रूव किया है, तो इसलिए ये भी 90 हो गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए वो भी 90 हो गया। सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, इसलिए ये एक रेक्टेंगल है। देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से ये पार्ट, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को। चलिए अब हम बात करते हैं, ओके तो बच्चों चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव किया था ना, उसका जस्ट अपोजिट है। इस क्वेश्चन में हमें बाहर ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, यानी कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड AD, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। हमें प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल PQRS एक रोम्बस है। बाहर वाला रेक्टेंगल है, अंदर वाला हमें रोम्बस प्रूव करना है। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, बिल्कुल वैसे ही स्टेप से PQRS को पहले आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद एक्चुअली में हमें इसे क्या करना है, एक रोम्बस बनाना है। तो पैरेललोग्राम कब रोम्बस बन सकता है, अगर इसके सारे साइड इक्वल हो जाए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बस इक्वल होते हैं। तो पहले आपको PQRS को एक पैरेललोग्राम बताना है और उसके बाद आपको कोई भी एडजेसेंट साइड लाइक PS इज इक्वल टू PQ इक्वल बता देने से वो एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था वैसे ही मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, AC को ज्वाइन करना है, तो एक डायगोनल क्रिएट हो जाएगा जिससे ये पूरा जो आपका रेक्टेंगल है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। पहले अपर हाफ लेंगे ACD, इन ट्राइंगल ACD R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड CD। ठीक है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम RS इज पैरेलल टू AC एंड RS इज हाफ ऑफ AC, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। सिमिलरली हम ये लोअर हाफ लेंगे, लोअर ट्राइंगल ABC, इसमें PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। PQRS के पैरेलल भी है और PQRS के इक्वल भी है, इसलिए PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल हो जाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पूरा काम जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब लेकिन हमें इसे पैरेललोग्राम तो प्रूव करना नहीं है। व्हाट वी हैव टू प्रूव कि PQRS इज अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए बस आपको PQ इक्वल्स टू PS बता देना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल आपको ये ले लेना है और दूसरा ट्राइंगल आपको ये ले लेना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो अगर बाहर वाला जो आपका क्वाड्रिलेटरल था, तो ABCD बेसिकली एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AP इज इक्वल टू BP, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ईच 90, एंड BQ इज इक्वल्स टू AS बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट। तो ये देखिए साइड एंगल साइड से इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाते हैं आप इसको। तो बस आप ये लिख लेंगे, इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। वाई? P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर
एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रीजन ईच 90 डिग्री। या आप लिख सकते हो एंगल्स ऑफ ईच 90 डिग्री एज ABCD इज अ रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल था तो उसके सारे एंगल्स कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। उसके बाद AS इज इक्वल टू PQ, रीज़न AS इज इक्वल टू BQ क्यों होगा, क्योंकि बाहर वाला रेक्टेंगल है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि AD इज इक्वल टू, अब इसका रीज़न क्या है कि भाई AD जो है वो BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC, तो हाफ ऑफ AD इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और AD का हाफ कौन है, AD का हाफ कौन है, AS है, BC का हाफ कौन है, BQ है, तो इसलिए AS इज इक्वल टू BQ आप इजीली बता सकते हो। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू SP इज, तो बाई CPCT SP इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, SP इज इक्वल टू PQ। एंड सिमिलरली अब SP किसके इक्वल है, अब SP किसके इक्वल है, RQ के इक्वल है, और बट SP किसके इक्वल है, SP RQ के इक्वल है, एंड PQ किसके इक्वल है, PQ RS के इक्वल है या SR के इक्वल है। वाई, क्योंकि PQ RS को आप एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी बता चुके हो, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अब ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर PQ RS इज अ रोम्बस, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया है आपको। तो ऐसे आपको करना देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में, मतलब जो हाफ पार्ट है यहाँ तक का पार्ट है PQ RS इज अ पैरेललोग्राम, वहाँ तक का पार्ट हर एक क्वेश्चन में सेम है, इजी है ये बहुत, इसलिए ये इजी हो जाते हैं। तो आई होप बच्चों इतना समझ में आपको आ गया है। अब देखो इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये तुम्हें ट्रेपेजियम दिख रहा है। इस ट्रेपेजियम में ABCD के पैरेलल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अगर इस मिड पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन खींचते हैं जो AB के पैरेलल है और ये लाइन BC को F पे इंटरसेक्ट करती है, अब तुम्हें बताना है कि F BC का मिड पॉइंट होगा। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल का नाम मान लो ABC है और E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से होते हुए अगर तुम एक ऐसी लाइन खींचते हो जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये लाइन AC को मिड पॉइंट पे ही काटेगी। फिर से समझाती हूँ, किसी भी ट्राइंगल में अगर ये E AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के थ्रू अगर तुम एक ऐसी लाइन खींचते हो जो BC के पैरेलल है, तो वो पैरेलल लाइन अदर साइड को, इस साइड को मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या फिर बाइसेक्ट करती है। दिस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में चिकू हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम को ये जो BD डायगोनल है दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, एक ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल है ACD, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल का हमें यूज करना है, तो हमने सब कुछ लिख लिया है, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूव करना है, ठीक। सबसे पहले चिकू तुम ये ट्राइंगल लोगे, कौन सा, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ले लिया हमने। अब इस ट्राइंगल ABD में सबसे पहले EF इज पैरेलल टू AB, EF जो लाइन है वो क्या है, AB के पैरेलल है। अब सपोज ये जो लाइन है ये BD को एक पॉइंट G पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर पूरी लाइन EF AB के पैरेलल है तो क्या हम कह सकते हैं कि EG इज पैरेलल टू AB, क्या कह सकते हैं ऐसा। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो ये पार्ट भी तो पैरेलल होगा, तो EG इज पैरेलल टू AB। अब चीकू यहाँ पे तुम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाओ, एज E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD, so and EG is parallel to AB। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से होते हुए अदर साइड के पैरेलल तुम एक लाइन खींचते हो तो ये लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है,
तो E is the midpoint of AD, therefore by converse of midpoint theorem, MPT शॉर्ट में लिख सकते हैं। कन्वर्स से क्या होता है चिकू, ये G क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा। G is the midpoint of DB। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का हमने जब यूज किया तो ये पता चला कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ठीक है, अब चिकू अपन को ट्राइंगल ये वाला लेना है। इन ट्राइंगल DBC अभी तुमने क्या प्रूव किया है कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और क्या हम GF को CD के पैरेलल प्रूव कर सकते हैं? देखो मैं समझाती हूँ। AB किसके पैरेलल था, CD के। AB किसके पैरेलल था, CD के, ये दिया हुआ है। और EF ये पूरी लाइन पैरेलल है AB के। ठीक है, तो ये लाइन AB के भी पैरेलल है, नहीं AB EF के पैरेलल है और AB CD के भी पैरेलल है। इसका मतलब ये EF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, सो इट इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू CD। EF CD के पैरेलल हो जाएगी। कैसे? अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल, तो पहली और तीसरी भी पैरेलल हो जाती है। तो दिस GF इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। ठीक, अब वापस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्राइंगल में लगाना है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, और इस मिड पॉइंट से हम इसके पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, तो क्या कहती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? ये क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। अगर एक साइड के मिड पॉइंट से तुम एक ऐसी लाइन खींचते हो जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये अदर साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस तरह से F BC का मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो F BC का मिड पॉइंट प्रूव हो जाता है। यानी हमने इसमें 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, एक बार इस ट्राइंगल में और एक बार इस ट्राइंगल में। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस 5th क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD यानी कि ये इसके इक्वल है। फिर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB यानी कि ये साइड इसके इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल BD को, यानी कि सीधे सीधे मैं आपको दूं तो आपको प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं सब प्रूफ हम अपना। तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, इस पे बेस्ड है। तो इसके पहले हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करें, हमें कुछ तैयारी करनी होगी। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AECF। अगर हम किसी तरीके से इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज AB इज इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। AB CD के इक्वल क्यों है? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए हाफ ऑफ AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। हाफ ऑफ CD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो गए। सिमिलरली AB इज पैरेलल टू CD, क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था। तो अगर ABCD के पैरेलल है तो A भी तो CF के पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल AECF में हम क्या देख सकते हैं कि A CF के इक्वल भी है, A इज इक्वल टू CF एंड A इज पैरेलल टू CF। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ACF इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप कभी भी इस पूरे साइड को इस पूरे साइड के पैरेलल ले सकते हो। सो हम कभी भी चाहें तो EQ को भी AP के पैरेलल ले सकते हैं। अब हमने वो तैयारी कर ली है, जैसे हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं।
तो अब आप लेंगे ए बी पी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, इस ट्राइंगल में E is the midpoint of AB, E is the midpoint of AB, A E AB का midpoint है, साथ में EQ and EQ is parallel to AP, EQ is parallel to AP। एक मिड पॉइंट के थ्रू अगर आप एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो क्या करती है, ये साइड इसे बाइसेक्ट करेगी, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इट इम्प्लाइज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BP का। रीजन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपने लिख दिया, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, Q जो है BP का मिड पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही Q मिड पॉइंट हुआ BP का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल टू PQ लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल टू PQ लिख सकते हैं, यानी कि हमें जो तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करनी थी उसमें से दो इक्वल आ भी गया है। अब हम लोग आते हैं इस ट्राइंगल में अपने CDQ या CQD पे, इन ट्राइंगल। अब यही सेम काम आपको क्या करना है, किस में करना है, इस ट्राइंगल में करना है जो मैंने ऊपर बना रखा है, इन ट्राइंगल CQD। इस ट्राइंगल में भी वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ, किस साइड का मिड पॉइंट है वो, CD। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। और आपने इसको तो एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो AF इज पैरेलल टू EC ले लो या PF इज पैरेलल टू CQ ले लो, एक ही बात है। तो हम लिख सकते हैं PF इज पैरेलल टू CQ, PF इज पैरेलल टू CQ, ठीक है, क्योंकि आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था। तो ध्यान से सुनिएगा, F मिड पॉइंट है इस साइड का, और मिड पॉइंट के थ्रू आप एक ऐसी लाइन खींचते हो जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन इस साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो यहाँ पे लिखेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड PF इज पैरेलल टू CQ। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो गया, DQ, मिड पॉइंट ऑफ DQ का। तो इसलिए जैसे ही DQ का मिड पॉइंट हुआ, DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP, या हम कह सकते हैं कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट करते हैं BD को। तो कंक्लूजन अब आप लिख लीजिएगा, हेंस AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और अब आप इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं बता रही हूँ, पूरी कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें हम बहुत सारे और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, उसमें मैं वो आपको लास्ट क्वेश्चन भी बता दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।